नमस्कार दोस्तों, प्रेपटेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टैटिक जीके का तीसरा लेक्चर है। तो आज मैं कुछ आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को करने के बाद में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। जल्द ही हम एप्टीट्यूड भी शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों को भाई चैनल सब शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, या निम्न में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो ऑप्शन है सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन या बोथ, बी एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ, बी एंड सी। क्योंकि जिन लोग को नहीं पता उनको बता दें कि ओजोन लेयर जो है अब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और जितनी भी अल्ट्रा वायलेंट रेस सन से आती है उनसे हमारी रक्षा करता है। उन अल्ट्रा वायलेंट रेस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ब्रोमीन और क्लोरीन ये ऐसे दो नॉन मेटल हैं जो कि सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में अपनी मदद करते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि कंपाउंड कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, तो कंपाउंड में होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कुछ कंपाउंड्स थे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को उसको हार्मफुल या फिर उसको नुकसान पहुँचाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैविंग लार्जर आइटम्स आर, या बड़े परमाणु वाले तत्वों द्वारा बनने वाले बंध हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वीकर, स्ट्रॉन्गर, वेरी वीक या वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरी वीक। क्योंकि जब आइटम का साइज बढ़ता है तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये दो आइटम दिए गए हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये सरफेस से सरफेस वाला डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो सेंटर से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है इसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दोनों आइटम्स के बीच का, वो फिर क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने की वजह से जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा बीच का वो भी जानते हो बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। ऑप्शन है 5, 9, 8 या 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 8। क्योंकि जो विटामिन बी है उसके अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो 8 प्रकार के पाए जाते हैं। और ये जो 8 विटामिन है उनके नाम हैं थायमीन हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया, नियासिन, पैथोथेनिक एसिड हो गया, बायोटीन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, कोबालिन हो गया और फेरेडोक्सिन। ये 8 प्रकार के ऐसे विटामिन है जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे मालदेव, राणा कुंभा, राव चंदा या राव जोधा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राणा कुंभा। क्योंकि राणा कुंभा जो थे वो राजपूत किंगडम जो मेवाड़ का था उससे ये बिलोंग नहीं करते थे। और राणा कुंभा एक पैलेस भी है जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो राजस्थान का है उसके अंदर सिचुएटेड है। और मेवाड़ किंगडम जो था वो अराउंड 530 एडी में इस्टेब्लिश हुआ था।
तो इसीलिए यहाँ पे राणा कुंभा जो है वो राजपूत किंगडम मेवाड़ से बिलोंग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड, या प्रागैतिहासिक काल में युग को क्या कहते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है पैलेओलिथिक एज, मेटल एज, कॉपर एज या नियोलिथिक एज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैलेओलिथिक एज, क्योंकि जो पैलेओलिथिक एज है जिसे पूरा पाषाण काल भी बोलते थे, वो फर्स्ट एज था प्री हिस्टोरिक पीरियड का। और जो पैलेओलिथिक पीरियड था उस दौरान छोटी मूर्तियों का निर्माण करना, चित्रों का निर्माण करना या गुफाओं में खोद के अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स को तैयार करना, ये सब पैलेओलिथिक एज के दौरान ही होता था। और पैलेओलिथिक एज के दौरान छोटे छोटे कंकड़ों को जोड़कर कई प्रकार के उपकरण को तैयार करना और बड़े पत्थरों को रगड़ के उनको नुकीला बनाना, फिर उनसे अलग अलग घातक प्रकार के हथियारों का निर्माण करना, ये सब पैलेओलिथिक एज के दौरान ही किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ साबरमती, या निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सूरत, भावनगर, वडोदरा या अहमदाबाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद ही एक ऐसी सिटी है गुजरात के अंदर जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ हड़प्पन सिटी, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर नहीं था? ऑप्शन है यहाँ पे लोथल, मेहरगढ़, धोलावीरा और सोतकाकोही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ जो था वो हड़प्पन सिटी कभी नहीं था। और जो ये मेहरगढ़ है वो दक्षिण एशिया में खेती और पशुपालन के साक्ष्य के साथ सबसे शुरुआती स्थानों में से एक है, और इसे 1974 में जो फ्रेंच के आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैथरीन जारिगे, उन्होंने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द बैटल ऑफ करनाल 1739 was won by the Persian king नादिर शाह by defeating the army of। करनाल की लड़ाई 1739 में फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीत हासिल की थी? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मोहम्मद शाह, सिराजुद्दीन दौला, गुलाम मोहम्मद, गौस खान या गयाउद्दीन बलमन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह, क्योंकि जो बैटल ऑफ करनाल 1739 था उसमें फारसी राजा नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीत हासिल की थी। इसीलिए जो नादिर शाह थे उनको नेपोलियन ऑफ पर्सिया या स्वार्ड ऑफ पर्सिया या सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। तो वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और कल कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।